नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या आपके लिए लेकर आया हूं और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। रामलला के आते ही ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सब इंडी से क्यों कट लिए हैं, आज इसका चैप्टर है। 2024 में मोदी की 400 सीट और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना क्या तय होता जा रहा है। पीएम मोदी का राम मंदिर के लिए वो तप जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना, वो भी बताऊंगा। इसके अलावा नीतीश कुमार की टीम मोदी में आने की डेट आ गई है क्या। बिहार में मोदी ने वो किया जो लालू कांग्रेस ने सोचा तक नहीं था, आज इसका चैप्टर भी। फिर आपको बताऊंगा कि राम मंदिर से पीएम मोदी निकले और 24 घंटे में सीएम योगी ने गजब खेल कर दिया, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की 2 और नई मूर्तियां कहां से आ गईं, उनकी डिटेल भी दूंगा। राम मंदिर में भक्तों के बीच अचानक वानर कैसे आया रामलला को देखने, बड़ा दिलचस्प किस्सा है, यह भी सुनिएगा। और 101 किलो सोना, दूसरे तमाम ऐसे दान जिनके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। राम मंदिर को राम भक्तों से मिले दान का चैप्टर भी आज खोलूंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन कर लेते हैं, फिर खोलेंगे पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कैडेट से कहा कि आपकी जनरेशन, जिसको जेन जी कहा जाता है, लेकिन आज से वो युवाओं को अमृत पीढ़ी कहें। पीएम मोदी ने कैडेट से बात भी की। बोले कि इस बार का गणतंत्र दिवस 2 वजह से खास है। पहली वजह यह है कि भारत का 75वां गणतंत्र दिवस है, और दूसरी वजह यह कि इस बार का गणतंत्र दिवस देश की नारी शक्ति को समर्पित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक हादसे में घायल हो गई। ममता बनर्जी कार से बर्दवान जा रही थी, बर्दवान से मतलब कोलकाता लौट रही थी। रास्ते में सीएम के काफिले के सामने एक गाड़ी अचानक आ गई और ममता बनर्जी की कार के ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़ा एकदम से, तो इससे ममता बनर्जी के माथे पर चोट लगी। खराब मौसम की वजह से ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर के बजाय कार से सफर कर रही थी। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी में हुए सर्वे की रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी। ज्ञानवापी में हुए एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट अगले 2 से 3 दिन में दोनों पक्षों को मिल सकती है। हिंदू पक्ष लगातार मांग कर रहा था कि सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष आपत्ति जता रहा था। आज कोर्ट ने कहा कि जब तक सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को नहीं मिलेगी, तब तक आगे की सुनवाई कैसे होगी। फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर 18 दिन के अंदर ईडी ने दोबारा छापा मारा। इस बार छापेमारी से पहले सीआरपीएफ की एक बड़ी कंपनी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान वहां मौजूद थे। इससे पहले आपको याद होगा 5 जनवरी को ईडी की टीम जब यहां गई थी शाहजहां शेख के घर पे, तो यहीं पे ना 200 लोगों ने ईडी की टीम पर हमला किया था। हमले में ईडी के 3 अधिकारी उस वक्त घायल हो गए। शाहजहां शेख पर राशन घोटाले का आरोप। रशियन आर्मी के एक हवाई जहाज के हादसे के शिकार होने की खबर है। इस प्लेन में 65 यूक्रेनी बंदियों को लेकर जाया जा रहा था। प्लेन में 74 लोग सवार थे, सभी की हादसे में मौत हो गई। कैदियों को अदला बदली के लिए ले जाया जा रहा था। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने प्लेन पर मिसाइल से हमला कर दिया, जबकि यूक्रेन का कहना है कि यह रूस की साजिश हो सकती है। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि रामलला के आते ही ममता, केजरीवाल सब इंडी गठबंधन से क्यों कट लिए। 2024 में मोदी की 400 सीट और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना क्या तय होता जा रहा है, और पीएम मोदी का राम मंदिर के लिए वो तप जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं सुना। राम मंदिर को लेकर देश में अभी भी जबरदस्त उत्साह है बॉस, मतलब फेस्टिवल, उत्सव का माहौल चल रहा है। अच्छा, आप 2 दिन से देख ही रहे होंगे अयोध्या में कैसे भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ रहा है। हर दिन देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच जा रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच जा रहे हैं कि मैनेजमेंट करने के लिए कहा गया कि भाई एक काम करो, अभी बस और मत भेजो। इतने बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, और यहां आते हैं अयोध्या तो सब मोदी योगी यही कर ही रहे हैं। मोदी योगी की जोड़ी को भर भर के आशीर्वाद दे रही है पब्लिक। अब ऐसी राम लहर को देखकर इंडी गठबंधन की सांसें अटक गई कि बॉस ये क्या ही चल रहा है, इसमें तो सब बह जाएंगे।
और अब ये हुआ कि ये माहौल, ये फीलिंग देखकर इंडी गठबंधन की बात छोड़कर इंडी गठबंधन के दल अपने आप को बचाने में जुट गए। किसी तरह से उनकी कुछ तो सीटें आ जाएं, इसलिए अब कोई भी अपनी सीटें दूसरे को देना नहीं चाहता। भाई वो देख रहे हैं यहां मोदी की लहर चल रही है, इसमें यहां अपना जीतना मुश्किल लग रहा है। इसमें लोग कहेंगे कि इतना हमको दे दो, इतना तुमको दे दो, ये कहां से होगा? तो लोग अब कटने लग गए, इसलिए अब गठबंधन नहीं हो रहा। एक के बाद एक नेता गठबंधन से हटते जा रहे हैं। मतलब टेक्निकली वो गठबंधन में है, लेकिन जिस काम के लिए गठबंधन बना था वो अब नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे। अरे बॉस, तो गठबंधन बनाए काहे के लिए जब अकेले ही लड़ना था? जैसे आप देखिए कि ममता बनर्जी ने आज कह दिया कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी, यानी बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट से टीएमसी का कोई गठबंधन नहीं होगा। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की स्ट्रांग नेता है। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव से उनकी अच्छी ट्यूनिंग है, इसलिए माना जा रहा है कि ममता के इंडी गठबंधन से अलग होने से पूरा गठबंधन भी कर सकता है। इसके संकेत भी मिल रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो अकेले लड़ेंगी। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कह दिया कि पंजाब की सभी 13 सीटों पर वो अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस का से कोई लेना देना नहीं हमारा। हाल में जब इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक हुई थी, उसमें भी ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेता शामिल नहीं हुए थे। ये तीनों नेता उन राज्यों से आते हैं जहां लोकसभा की कुल 170 सीटें हैं। अब इस तरह की स्थिति है और सभी अलग अलग राह पकड़ ले रहे हैं, तो फिर इंडी गठबंधन का मतलब क्या रह गया? कहने को ये लोग टेक्निकली कह रहे हैं कि भाई हम इंडी गठबंधन में हैं, हम देखेंगे चुनाव के बाद क्या करना। अरे चुनाव के बाद क्या करना था तो फिर इंडी गठबंधन बनाए क्यों? इसीलिए ना बनाए थे कि मिल के लड़ेंगे नरेंद्र मोदी से। ये तो वो वाली बात हो गई कि पति पत्नी साथ रहेंगे नहीं, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, लेकिन टेक्निकली वो पति पत्नी है क्योंकि उन्होंने तलाक नहीं लिया। लेकिन क्या रिश्ता बचा जब साथ ही नहीं रह रहे, एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहे, तो कौन पति पत्नी? तो ये दल भी वैसे ही इंडी गठबंधन में कि एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं, हम अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन टेक्निकली ये कहेंगे कि नहीं हम तो हैं अभी इंडी में। और इनका हिसाब आप देख लीजिए क्या स्थिति बैठ रही है। मैं आपको जरा इनका हिसाब बताता हूं। अगर आप देखिएगा कि क्या हालत है इनकी। आप सोचिए कि जहां इन्हें गठबंधन करना था, गठबंधन तो हुआ नहीं, इंडी गठबंधन का नाम लेकर ये लोग कैसे धोखा दे रहे हैं। आप ये देखिए, जैसे बंगाल गठबंधन नहीं हो पाया, बंगाल के अंदर नो गठबंधन। पंजाब, यहां भी गठबंधन कैंसिल, हो ही नहीं पाया। यूपी, अभी पता ही नहीं है इनको कि क्या होगा, अभी चल ही रही है सीट शेयरिंग पे बात। बिहार, अभी कुछ तय नहीं कि क्या करेंगे। अब बिहार में तो अभी क्या होगा वो आगे भी बताऊंगा। दिल्ली, अब पंजाब में जब ये लोग गठबंधन नहीं कर रहे हैं तो दिल्ली में किस हिसाब से करेंगे, हालांकि वहां भी अभी कह रहे हैं कि तय नहीं है, खत्म मामला। महाराष्ट्र, वहां भी कह रहे हैं कि तय नहीं। अरे बॉस, जब कुछ तय ही नहीं हो पा रहा, कहीं अकेले लड़ रहे हो, कहीं तय नहीं कर पा रहे हो, तो खत्म करो ये ताकत, ये नाटक इंडी गठबंधन का। अच्छा, इसीलिए हम लोग देखिए शुरू से इंडी गठबंधन कह रहे हैं, इंडिया इंडिया नहीं बोल रहे, वरना सोचिए हेडलाइन चलाना पड़ता कि इंडिया टूट गया, कितना खराब लगता सुनने में कि इंडिया टूट गया। अभी कम से कम हम लोग भारत पे तो हम लोग इंडी गठबंधन बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में वैसे भी लास्ट वाला ए तो अलायंस ही है, तो इंडी अलायंस तो मतलब हुआ ना। हालांकि जिस तरह से लड़ाइयां हो रही हैं उससे लगता भी नहीं है कि इनका कोई गठबंधन हो पाएगा। यह बात अब कांग्रेस के अंदर उठने लगी। कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि अभी कुछ और दल भी छोड़ेंगे, दलदल में फंसना कोई नहीं चाहता। वो कह रहे हैं कि भैया, मतलब इशारे में कि इंडी गठबंधन जो है वो दलदल है। हालांकि ये तो साफ दिख रहा है कि ये गठबंधन नहीं दलदल है, क्योंकि इसमें जो भी है वो खुद को फंसा हुआ देख रहा है। ममता बनर्जी ने इसलिए खुद को गठबंधन से अलग कर लिया, साफ कह दिया कि उन्होंने बंगाल में कांग्रेस को सीट शेयरिंग पर प्रस्ताव दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उसे ठुकरा दिया, इसलिए उनकी पार्टी ने अब अकेले लड़ने का फैसला किया है। ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी और कांग्रेस के बीच भयंकर टकराव चल रहा है। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी कि 2019 में कांग्रेस का बंगाल में जो प्रदर्शन था उसको देखते हुए कांग्रेस के लिए 2 सीट छोड़ेंगी। टीएमसी सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस 10 से 12 सीट मांग रही है, जो उनके हिसाब से ठीक नहीं है। भाई वो कैसे देंगी 10 से 12 सीट? भाई उनका खुद का अपना काम जो है, जो वर्चस्व है वो बंगाल में है, वो 10-12 सीट कांग्रेस को दे देंगी। अपनी कितनी जीत पाएंगे अभी पता नहीं मोदी लहर में। फिर क्या बचेगा उनका वहां लोकसभा में? ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन को झटका दिया तो कांग्रेस तुरंत दार्शनिक बन गई। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश कहने लगे
ये एक लंबा सफर है। रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी हरी बत्ती आ जाती है। टीएमसी इंडिया गठबंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम ममता बनर्जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाएगा। अरे बॉस, कल्पना नहीं कर सकते तो अधीर रंजन चौधरी को भी ना समझाते। कह रहे थे कि हम किसी ममता बनर्जी के एहसान पे नहीं जी रहे। ममता बनर्जी के आज के बयान पर कांग्रेस की फजीहत इसलिए भी हो रही है क्योंकि कल ही राहुल गांधी ने दावा किया था कि खुद ममता बनर्जी के टच में और कांग्रेस पार्टी के ममता बनर्जी से अच्छे संबंध हैं, जबकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि मेरी कांग्रेस से कोई बात ही नहीं हुई है सीट शेयरिंग को लेकर। सुनिए राहुल गांधी ने कल क्या कहा। जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। अब भैया सच कौन बोल रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी बात चल रही है, ममता बनर्जी कह रही है हमारी कोई बात ही नहीं हो रही। कल ही राहुल गांधी कह रहे थे कि वो ममता बनर्जी के टच में, और कल ही बंगाल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी को कोस रहे थे। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को मौका परस्त बताया था, टीएमसी पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी बात करने की बात कर रहे थे, अधीर रंजन चौधरी क्या बोल रहे थे वो भी सुनिए। ये बात मान के चलिए, ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। बीजेपी के साथ बंगाल में वो चुनाव बांटना चाहते हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति ममता बनर्जी को पुसाएगी। इसलिए हर किस्म के बहाना बनाते हुए इंडिया जोट के खिलाफ वो तरह तरह की बयानबाजी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो करना जारी रखी है। तो अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को अवसरवादी बता रहे हैं। अरे भाई, तो अवसरवादी है तो मत ना कीजिए गठबंधन। अच्छा, अब और कमाल देखिए, कल तक अधीर रंजन चौधरी ममता पर बरस रहे थे, उनको तेवर दिखा रहे थे। आज जैसे ही ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का ऐलान किया, वैसे ही अधीर रंजन चौधरी की बोलती बंद हो गई। अधीर रंजन चौधरी से जब ममता बनर्जी पर सवाल किया गया तो अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के खिलाफ आज कुछ नहीं कहा। अधीर रंजन चौधरी ने सिर्फ इतना ही कहा कि उन्हें गठबंधन के बारे में कुछ नहीं कहना, उनके पास गठबंधन को लेकर कोई जानकारी नहीं। यही काम कांग्रेस को पहले ही कर लेना चाहिए था, पहले कोस रहे थे, अब जब कह रही कि हम अकेले लड़ेंगे तो ना, हमको कुछ नहीं कहना। ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी ने अचानक कांग्रेस पर बम फोड़ दिया। ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। एक बार सुनिए ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले कैसे संकेत दिए थे। जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। और बांग्ला में हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। सुन रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं अल्लाह का कसम कोई तुमको माफ नहीं करेगा कांग्रेस। गजब कसम खा रही। अच्छा, कांग्रेस को कह रही कि तुम 300 सीट पे अपना लड़ लो। अरे भैया, वो 300 सीट पे जहां पे सामने सामने की लड़ाई लड़ती है, वहां क्या हाल होता है आपको पता नहीं है? हम बताएंगे अभी। बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि ममता बनर्जी ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान उस वक्त किया जब कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल में इंटर होने वाली। इस यात्रा में शामिल होने को लेकर भी टीएमसी और कांग्रेस में झगड़ा हो गया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि गठबंधन के सहयोगी होने के नाते कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि उनकी यात्रा बंगाल में आ रही। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्हें कांग्रेस ने इसकी जानकारी तक नहीं दी, जबकि
कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर अलग अलग पत्र लिखा था और यह पत्र 13 जनवरी को लिखा गया था। अब सोचिए, जिन दो पार्टियों में यात्रा के न्योते को लेकर झगड़ा चल रहा है, वहां सीट शेयरिंग और मिलकर चुनाव लड़ने की बात तो बहुत ही दूर की कौड़ी हो जाती है। जैसे ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने की बात कही, वैसे ही बाकी दलों की उंगली कांग्रेस की तरफ उठने लगी, क्योंकि कांग्रेस की तो ये लोग अब कांग्रेस को कोई बड़ा भाई मान ही नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को विवादित बयान से बचना चाहिए। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना भी ममता की तरफ दिखी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ममता बनर्जी शेरनी की तरह लड़ रही हैं और उनकी लड़ाई राज्य के लिए अहम है। शरद पवार गुट की एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि ममता हमारी दीदी है, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी भी राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि यह यात्रा इंडी गठबंधन के बैनर तले होनी चाहिए थी। केसी त्यागी ने भी माना कि चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी बेहतर दिखी। यानी गठबंधन में हर दल किसी ना किसी तरह से कांग्रेस को ही कोहनी मार रहा है। यह तो कांग्रेस का हाल हो रखा है। क्या ये नरेंद्र मोदी को हराएंगे? कांग्रेस को कोई भाव ही नहीं दे रहा भाई। दरअसल कांग्रेस इस रणनीति पर इसलिए चल रही है कि वो उन राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े जहां लड़ाई क्षेत्रीय दलों और बीजेपी के बीच, क्योंकि कांग्रेस ये जानती है कि बीजेपी के साथ सीधी फाइट वो बहुत पीछे। और मैं आपको ये बताता हूं, जो ममता बनर्जी भी कह रही है ना कि भाई कांग्रेस अपना बीजेपी से अकेले अकेले दो हाथ कर ले, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये जो सीधी फाइट होती है उसमें क्या होता है, सीधी टक्कर वाली सीटों का आपको हिसाब बताता हूं, जहां कांग्रेस और बीजेपी सीधे सीधे बाइपोलर मुकाबला है। 2019 में क्या हुआ था? 186 सीट ऐसी थी, उसमें से बीजेपी कितनी जीती? बीजेपी 186 में से 170 जीती और कांग्रेस कितनी जीती? कांग्रेस जीती 15। अब ये किस हिसाब से लड़ेंगे भाई आमने सामने? 186 में से 170 बीजेपी जीत रही है, ये 15 जीत रहे हैं, तो ये तो चाहेंगे ही कि भाई हम इंडी गठबंधन के साथ घुस के कहीं कहीं गठबंधन कर लें, तो अब तो हमारी कुछ सीटें आएंगी। क्योंकि 2014 में इसी हिसाब से आप देखिएगा तो क्या हुआ यही 186 सीट 2014 में जब थी आमने सामने की, तब बीजेपी ने 162 जीती थी और कांग्रेस को तब 24 सीट आई थी। यानी जब 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी हुई तब कांग्रेस की सीट और घट गई और बीजेपी की सीट और बढ़ गई। अभी राम मंदिर है, मोदी लहर और तेज हो गई है, कहां कांग्रेस बचेगी बॉस? तो ये इसीलिए क्षेत्रीय दलों के कंधे पे चढ़ना चाहते हैं और इसीलिए सोच रहे हैं कि भाई हम कुछ वहां पे कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब इंडी गठबंधन में हर किसी के निशाने पर कांग्रेस इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस उन राज्यों में भी ज्यादा सीटें मांग रही है जहां उसका कोई जनाधार नहीं। जैसे बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें, कांग्रेस 10 से 12 सीटें मांग रही है, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटों पर लड़ी और जीती कितनी? 2। अरे बॉस, 40 पे लड़के 2 जीत रहे हो और तुमको 10 से 12 सीट चाहिए। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस 91 सीटों पर लड़ी, एक नहीं जीती बॉस, एक नहीं, 0 सीट इनको बंगाल में आई और इनको 10 से 12 सीट चाहिए। कैसे ममता बनर्जी दे देंगी? यूपी की बात करते हैं, यूपी में 80 लोकसभा सीटें, कांग्रेस चाहती कि उसे गठबंधन में 20 मिल जाए, जबकि 2019 में कांग्रेस 80 में से 67 सीटों पर चुनाव लड़ी, 1 सीट जीती, 1। राहुल गांधी हार गए भाई अमेठी में, तब इनको किस हिसाब से वहां सीट चाहिए? 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 403 में से 399 सीट पर लड़ी और 2 सीट जीती। बिहार की बात करते हैं, बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट है, कांग्रेस चाहती है उसे गठबंधन में 9 सीट मिले। 2019 में लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस बिहार में 9 सीटों पर लड़ी, 1 सीट जीत पाई। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, मात्र 19 जीत पाई। अरे बस बोलने से नहीं ना होगा कि हमको ओपनिंग बैटिंग भेज दो, हमको ओपनिंग बैटिंग भेज दो। रन तुमसे बनता नहीं है, बॉल तुम ज्यादा खाते हो और उसके बाद चाहते हो कि बैटिंग तुम्ही को मिलेगा, तो दूसरा बुड़बक नहीं ना है। यानी कांग्रेस जिन राज्यों में बेहद कमजोर है वहां भी वो गठबंधन के साथियों से ज्यादा सीटें मांग लेने में लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस को इंडी गठबंधन से ज्यादा परवाह है राहुल गांधी की रीब्रांडिंग करनी, इसलिए कांग्रेस का पूरा ध्यान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर। लेकिन राहुल गांधी की रणनीति किसी को भी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो बात तो नरेंद्र मोदी की करते हैं लेकिन बीजेपी के एक सीएम से भिड़ रहे हैं। इनको पीएम बनना है, लड़ाई सीएम से लड़ रहा है।
इन दिनों असम में राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है और असम के मुख्यमंत्री के साथ राहुल गांधी का भयंकर टकराव चल रहा है। आज ही किसी ने राहुल गांधी की रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें यह दिखाया गया कि असम के धुबरी में राहुल गांधी की रैली में जबरदस्त भीड़ है और यह भी दावा किया गया कि इन तस्वीरों से बीजेपी और असम के सीएम घबरा गए। इस वीडियो पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि वो इसी वीडियो का इंतजार कर रहे थे। इस भीड़ में सिर्फ 2% लोग बहुसंख्यक समाज से हैं। इस सीट से मौलाना बदरुद्दीन अजमल सांसद हैं। इस सीट पर 85% वोटर अल्पसंख्यक समाज है। इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए लिखा कि जाहिर सी बात है, यहां पर तो राहुल गांधी मजबूत होंगे ही। यही राहुल गांधी की कथित न्याय यात्रा का निचोड़ है। मतलब उनका कहना था कि यहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा है, इसलिए भीड़ दिख रही। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो एक सीएम से भिड़ने में व्यस्त हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो राम मंदिर के भव्य समारोह जैसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी एक दिन का भी आराम नहीं कर रहे। आज जब केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग भी राम मंदिर का जिक्र हुआ, कैबिनेट सदस्यों ने पीएम मोदी के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा तो पीएम भावुक हो गए, क्योंकि राम मंदिर पीएम मोदी के लिए दिल के बहुत करीब है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी पीएम मोदी पूरी तरह से राम भक्ति में डूबे दिखे। उन्होंने इसके लिए कठिन तप का रास्ता भी चुना। उन्हें विद्वान पंडितों ने 3 दिन का व्रत करने के लिए कहा था कि 3 दिन व्रत कर लीजिएगा, उसके बाद आप चले जाइएगा प्राण प्रतिष्ठा में। उन्होंने 11 दिन का कठिन अनुष्ठान किया। इस दौरान उन्होंने अन्न तक ग्रहण नहीं किया, जो मैंने आपको बताया भी था कि वो सिर्फ दिन में 2 टाइम नारियल पानी पी रहे थे, न फल सब्जी कुछ नहीं खा रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब पीएम मोदी ने अपना उपवास संपन्न किया, तब भी उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी आस्था दिखाई। जिन गोविंद देव गिरी महाराज ने पीएम मोदी का उपवास तोड़वाया था, ये तस्वीरें याद है ना, उस दिन उनको चम्मच से पानी पिलाया। पानी में शहद और नींबू की कुछ बूंदें डालकर उपवास खत्म करना था, लेकिन पीएम मोदी ने जो पिया वो पानी नहीं था, वो चरणामृत था। गोविंद देव गिरी महाराज से यह प्रार्थना की थी कि उन्हें कुछ और नहीं बल्कि रामलला का चरणामृत पीकर ही उपवास तोड़ना है। यह है नरेंद्र मोदी की राम भक्त। और ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप सुनिए, गोविंद देव जी गिरी महाराज जी खुद बता रहे हैं इसके बारे में। जो सोचा गया था वो जल में शहद और नींबू के 2 बूंदे डाल करके और उनको पिलाने की बात हमने सोची थी, जो कि हम लोगों को प्रायः जिसका भी उपोषण पूरा करना होता है हम लोग करते हैं। लेकिन उन्होंने कल मुझे अलग से अलग से मुझे कहा कि आप मुझे और कुछ मत पिलाइए, भगवान श्री राम का चरणामृत पिलाइए। इसलिए समय पर हम लोगों को सब बदलना पड़ा। और वो वो भी मैं जैसा तीर्थ दिया जाता है मंदिर में, वैसे ही उनको देने वाला था, लेकिन उन्होंने धीरे से कहा पिलाओ ना। तो एक तरफ ये भावना है और एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो बस कैसे कैसे अपनी सीट बचे इसी में लगे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की बात हो ही रही है तो उनकी कुछ और भावना आपको दिखाता हूं जो बिहार में देखने को। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, नीतीश कुमार की टीम मोदी में आने की डेट आ गई है क्या? बिहार में मोदी ने वो किया जो लालू कांग्रेस ने सोचा तक न था, अब उसका चैप्टर। ममता बनर्जी की बातों से लग रहा है कि जैसे इंडी गठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन खत्म हो जाएगा। बंगाल के अलावा बिहार ऐसा राज्य है जहां इंडी गठबंधन का आधार है और वहां भी अब खेला होना शुरू हो गया है। बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले लालू और नीतीश के सामने पीएम मोदी ने ऐसा दांव चल दिया जिससे बिहार की राजनीति में हलचल तेज हुई। बिहार के सबसे बड़े जननायक कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने वो सम्मान दिया जो आज तक कांग्रेस, लालू और नीतीश नहीं दे पाए। इसके अलावा नीतीश कुमार अलग ही खेल चल रहा है। नीतीश कुमार यानी अगर आप देखें तो मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर भारत रत्न का ऐलान हुआ। कर्पूरी ठाकुर बिहार में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। बिहार की जातिगत राजनीति में इसका बड़ा असर हुआ। लालू और नीतीश में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने का श्रेय लेने की होड़ लग गई। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के तेवर अलग ही चल रहे हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कि नीतीश के फिर पलटी मारने की तारीख क्या तय हो गई है? 4 फरवरी को पीएम मोदी बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं और सवाल उठ रहा है कि क्या 4 तारीख को ही नीतीश कुमार फिर मोदी के साथ आने वाले हैं?
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, पीएम मोदी का बिहार दौरा और नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें। लोकसभा चुनाव से पहले इन्हीं 3 बातों से तय होगा कि बिहार में इंडी गठबंधन का भविष्य क्या होने जा रहा है। दरअसल कर्पूरी ठाकुर वो नेता हैं जिनके नाम और जिनकी नीतियों पर आज भी बिहार में जनता वोट देती। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला उनकी 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले किया गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बारे में राष्ट्रपति भवन की तरफ से बयान जारी हुआ, जिसमें लिखा था कि भारत सरकार को यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को दिया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय के पुरोधा और प्रेरणादायक शख्सियत थे। यह सम्मान समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कर्पूरी ठाकुर के जीवन भर के योगदान और सामाजिक न्याय के प्रति उनके लगातार प्रयासों को श्रद्धांजलि। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के फैसले पर लालू और नीतीश की पार्टी में यह बताने की होड़ लग गई कि भारत रत्न देने की मांग किसने पहले की। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो सालों से इसकी मांग कर रहे थे, तब जाकर भारत रत्न अब दिया गया है। एक बार नीतीश जी को सुन लीजिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। यानी नीतीश कुमार खुद बता रहे हैं कि इतने सालों में कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं मिला। अब नरेंद्र मोदी ने दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने का लेने की होड़ में लालू और नीतीश दोनों ने ही अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर दिए। दोनों ही नेता यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, जितना किसी और ने नहीं किया। लालू और नीतीश ये साबित करने में लगे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न उनकी वजह से मिला है। लालू तो यह भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव की वजह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है। एक बार लालू जी को सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि नीतीश जी और लालू जी का कितना योगदान है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलवाने। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को इतना दिन से याद नहीं आ रहा था। देश रत्न, भारत रत्न बनाने का ये सब काम हुआ। चुनाव नजदीक आ रहा है, तो वोट जोड़ने के लिए वोट गिनती ज्यादा बढ़ जाएगा, तो नाम लेना शुरू किया। वो कोई ये हमको, हमें तो इसे होना ही था, इसको तो लेते ही रहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी डिजर्व करते हैं। इसी मांग किया काशी राम जी और लोहिया जी को भारत रत्न का ऐलान करो। लालू जी कह रहे हैं कि ये तो हम लेके रहते ही, लेकिन लेके रहे क्यों नहीं इतने सालों में, वो आगे बताओ। कांग्रेस ने भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही इसे मोदी सरकार का पाखंड बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा कि सामाजिक न्याय के प्रणेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाना भले ही मोदी सरकार की हताशा और पाखंड को दर्शाता है, फिर भी कांग्रेस कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने का स्वागत करती है। गजब हाल है। जिसके मन में जो आ रहा है वो कह दे रहा है। आपको मैं बताता हूं कि नीतीश और लालू के दावों में कितना दम है कि इन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न एक तरह से दिलवाया, क्योंकि इन लोगों ने बहुत इनके लिए बात की, सब कुछ किया। भाई यही दोनों कह रहे हैं ना कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने के लिए सालों से ये संघर्ष करते रहे। तो उस संघर्ष की सच्चाई भी आपको बताता हूं।
सच तो यह है कि अगर नीतीश और लालू चाहते तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पहले ही मिल गया होता। क्योंकि अगर आप देखेंगे, मैं आपको इसका इतिहास याद दिलाता हूं कि किस तरह की तस्वीर रही। 1978 ये वो साल था जब कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया था बॉस? 26% ओबीसी आरक्षण दिया। तो तभी से वो जननायक बने। ये 1978 का साल। उसके बाद अगर आप देखिएगा ये टाइमलाइन, यहां 2014। अब आप कहेंगे भारत रत्न तो 2024 में मिल रहा है, मैं 2014 क्यों? अभी आऊंगा इस पे, बताऊं। ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये 36 साल का है, 36 इयर्स। इस 36 साल में क्या हुआ? 25 साल केंद्र में कौन था? कांग्रेस की सरकार। 25 साल। इसके अलावा 5 साल लालू जी जो है, लालू केंद्रीय मंत्री थे 2004 से 2009। 5 साल नीतीश कुमार 1998 से 2004 नीतीश जी केंद्रीय मंत्री थे। ये भी केंद्रीय मंत्री रहे, सरकार में हिस्सा रहे केंद्र की सरकार की। लेकिन इस पूरे दौरान, इस 36 साल में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं मिला। इतना इन लोगों को चिंता थी, बोलते कि मैं नहीं रहूंगा आपकी सरकार में अगर आप भारत रत्न नहीं दीजिएगा कर्पूरी ठाकुर को। और कांग्रेस पार्टी जो पाखंड बता रही है, उसने 25 साल केंद्र में रहते हुए इतना बड़ा काम इन्होंने किया ओबीसी के लिए, लेकिन इन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिया। अब जब 100 साल पूरे हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी दे रहे हैं तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी पाखंडी है। इस दौरान अगर लालू और नीतीश दबाव बनाते तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भारत रत्न देने में भी नेहरू परिवार पर ही फोकस किया। आपको उसकी हिस्ट्री भी बताता हूं, जरा उसको भी देखिए कि कांग्रेस का इतिहास क्या रहा। देखिए कांग्रेस या गांधी परिवार, इनका हिसाब देखिए क्या रहा। गांधी परिवार को भारत रत्न, अभी आपको पता चल जाएगा कि कितना ये लोग जो है क्या काम किए हैं। अगर आप देखेंगे नेहरू, इनको मिला, कब मिला? 1955। इनको 1955 में भारत रत्न मिल गया। निधन कब हुआ इनका? 1964 में। मतलब इनको जीते जी भारत रत्न मिल गया। इसी तरह से आप इंदिरा जी को देखिए, इंदिरा गांधी, इनको कब मिला भारत रत्न? 1971 में। और इनका निधन कब हुआ? 1984 में। इनको भी जीते जी भारत रत्न मिल गया। इसी तरह से अगर आप राजीव गांधी को देखेंगे, इनका निधन कब हुआ? 21 मई 1991 को। माफ कीजिएगा, इनको मिला कब? इनको मिला जुलाई 1991। जुलाई 1991 में राजीव गांधी को भारत रत्न मिला और इनका निधन कब हुआ था? 21 मई 1991 में। यानी राजीव गांधी को जो भारत रत्न मिला वो उनके मरणोपरांत 2 महीने के अंदर मिला। यानी अगर नेहरू परिवार का नेता है तो उसे जीते जी भारत रत्न मिल जा रहा है, और नहीं तो निधन के महीने भर के अंदर भारत रत्न मिल गया। लेकिन जो दूसरे बड़े नेता थे उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, आपको यह भी देखना चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे भारत रत्न के बारे में आपको बता रहा हूं, किसको किसको मिला और कब कब मिला, जरा उन लोगों का हाल देखिए। अपने परिवार में तो धक्का-धक मिल गया। जैसे अंबेडकर साहब को देखिए, निधन कब हुआ इनका और मिला कब? मिला कब? इनका निधन कब हुआ? 1956 में। यह अंबेडकर साहब का बता रहा हूं। और इनको भारत रत्न मिला 1990 में। यानी कितने साल के बाद? 34 साल के बाद। निधन के 34 साल के बाद अंबेडकर साहब को भारत रत्न मिला। कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही। सरदार पटेल, देश को जोड़ने में इतनी बड़ी इन्होंने भूमिका निभाई। सरदार पटेल का निधन होता है 1950 में। इनको भारत रत्न कब देती है कांग्रेस पार्टी की इतने सालों सरकार रही? 1991 में, मृत्यु के 41 साल बाद। देख रहे हैं आप, गांधी परिवार के लोगों को ज्यादातर को जीते जी मिला, और सरदार पटेल मरने के 41 साल बाद इनको भारत रत्न मिल रहा है। और वो भी तब जब पीएम नरसिम्हा राव थे।
और ऐलान चंद्रशेखर ने पीएम रहते हुए किया। मदन मोहन मालवीय इनका निधन कब हुआ? 1946 में, और इनको भारत रत्न मिला 2015 में, यानी 69 साल के बाद। 69 साल लग गए मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने में। जयप्रकाश नारायण, इन लोग इतना जेपी करते हैं, जेपी को देख लीजिए कब मिला। इनका निधन होता है 1979 में और इनको भारत रत्न मिलता है 1999 में, यानी निधन के 20 साल बाद। तो बॉस, पब्लिक नहीं पूछेगी कि गांधी परिवार के लोगों को जीते जी भारत रत्न मिलता है और देश के इतने बड़े बड़े नेताओं को मरने के 30-40 बाद भारत रत्न दे रहे हैं, और उसके बाद दूसरे को पाखंडी बताते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनके बारे में आपको बताऊं इनकी स्थिति क्या थी। इनका निधन होता है 1958 में, इनको भारत रत्न मिलता है 1992 में बॉस, यानी 34 साल के बाद। ये तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है और ये दूसरे को कह रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस देश में जो इतिहास है वो भी आपको जानना चाहिए। और अब नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया है, भारत रत्न दिया है, उससे बिहार की पॉलिटिक्स में अलग खेला होगा। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त हो गया। राम मंदिर से निकले मोदी और 24 घंटे में योगी ने गजब खेल कर दिया। अब उसके बारे में बताऊं। योगी आदित्यनाथ के वो फैसले जिनसे 24 घंटे में अयोध्या का सीन बदल गया, आइए उसके बारे में देखते हैं। 2 दिन से राम भक्त अयोध्या में रामलला के दर्शन कर रहे हैं। इन 2 दिनों में इतने लोग दर्शन करने पहुंच गए कि पहले दिन तो बहुत ही विकट स्थिति बन गई, लोगों को संभालना मुश्किल पड़ गया। कल सुबह से लेकर दोपहर तक यह सब हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत अयोध्या पहुंच गए और फिर ऑन द स्पॉट ऐसे फैसले लिए कि 24 घंटे में सब लाइन पर आ गया बॉस। मतलब जो नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करके गए, उसके 24 घंटे में वहां की व्यवस्था इतनी टाइट कर दी सीएम योगी ने कि लोग मोदी योगी की जोड़ी का नाम लें। और आपको दिखता है कि अगर किसी में काम करने की इच्छा हो, किसी में फैसले लेने, निर्णय लेने की काबिलियत हो, तो वो कैसे काम करता है, जैसा सीएम योगी ने करके दिखाया 24 घंटे में। कल तक हम ही लोग कह रहे थे ना कि भाई वहां बहुत अव्यवस्था दिख रही है। योगी खुद मैदान में आ गए, सब लाइन पर दिखने लगा। योगी आदित्यनाथ ने यह सब कैसे किया आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले राम मंदिर के दर्शन को लेकर कल और आज का फर्क आपको दिखाता हूं। पहली तस्वीर कल की है जो अब आपके स्क्रीन पर आएगी, जरा डालिए। यह कल की तस्वीर देखिए, कैसे भीड़ है, एकदम सैलाब आया हुआ था। कल रामलला के दर्शन के लिए राम भक्तों का सैलाब था। जैसे ही मंदिर का गेट खुला, वहां मौजूद हर श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए टूट पड़ा। हालात ऐसे बन गए जिसकी प्रशासन ने भी शायद उम्मीद नहीं की। इतनी बड़ी संख्या में राम भक्त दर्शन के लिए आ गए कि सारे इंतजाम फेल होते थे। हालात सुरक्षा बलों के साथ धक्का मुक्की की हो। और अब आज की तस्वीर देखिए दाहिनी तरफ। आज रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कल की तरह आज भी अयोध्या में राम भक्तों का सैलाब मौजूद है, लेकिन व्यवस्था ऐसी बना दी गई कि राम भक्तों को आराम से रामलला के दर्शन हो रहे। आज राम मंदिर में राम भक्तों के दर्शन के लिए सिस्टम में क्या बदलाव किया गया, इस पर डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुनिए। आपको फर्क समझ में आएगा कि कैसे सिस्टम काम करता है, कैसे योगी ने टाइट किया सिस्टम को, तो कैसे सब बदल गया। अयोध्या में जो कल और आज की व्यवस्था सिर्फ इतना परिवर्तन है कि क्यू प्रॉपर तरीके से हम लोग ने बना दिया है। उसके लिए डेडिकेटेड चैनल बन गए हैं जिससे लोग जा रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से निकल रहे हैं। बेहतर क्राउड कंट्रोल को करके हम लोग व्यवस्थाओं को और बेहतर सुनियोजित तरीके से चला रहे हैं, जिससे कि दर्शनार्थियों को कोई किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। अब यह भी जान लीजिए कि 24 घंटे के अंदर राम मंदिर में रामलला के दर्शन का सिस्टम सुधारने के लिए सीएम योगी ने क्या क्या फैसले लिए। राम मंदिर में भीड़ की जानकारी मिलते ही सीएम योगी ने तुरंत गृह सचिव संजय प्रसाद और डीजी प्रशांत कुमार को अयोध्या रवाना किया। दोनों अधिकारियों ने भीड़ को मैनेज करने के लिए राम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर मोर्चा संभाला। इसके बाद सीएम योगी खुद अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने हेलीकॉप्टर से राम मंदिर परिसर का हवाई सर्वे किया। अयोध्या के रामकथा पार्क में योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर ट्रस्ट और अधिकारियों के साथ बैठक की।
इस बैठक में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम किए जाने पर चर्चा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए राम मंदिर में दर्शन का समय बढ़ाने का फैसला हुआ। राम भक्त सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक दर्शन कर पाएंगे, जिसके बाद आज प्रशासन ने राम मंदिर के अंदर जाने के लिए बैरिकेड्स लगा दी और 4 अलग अलग लाइनें बना दी। दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए व्हीलचेयर का इंतजाम किया गया। ठंड को देखते हुए भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ पर जूट मैटिंग कराने के निर्देश दिए गए कि भाई लोगों को वहां आधा घंटा 1 घंटा खड़ा रहना है, इतनी ठंड में नंगे पांव खड़े रहेंगे, कैसे काम चलेगा? तो वहां जूट मैटिंग करा दी गई। इसके अलावा राम मंदिर के गेट नंबर 3 को खोल दिया। रामलला के दर्शन के बाद राम भक्त इस गेट से बाहर निकल रहे हैं। मतलब पूरा सिस्टम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग करके, बैठक करके, सारी चीज 24 घंटे में सिस्टम टाइट कर दिया बॉस। आज राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे राम भक्तों के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए, इस पर हमारी सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। आप कल वाली तस्वीर याद कीजिए, यह रिपोर्ट देखिए, आपको दिखेगा कि 24 घंटे में योगी ने क्या कमाल किया है। आरएएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो भक्त हैं वो अंदर जाएं तो एक लाइन में जाएं ताकि भगदड़ की नौबत ना मचे। कल जिस तरीके से एक पूरा सैलाब उमड़ गया था भक्तों का, उसकी वजह से भगदड़ के हालात हो गए थे और अब आप देखिए गेट के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर राम मंदिर कॉरिडोर है और यूपी पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने, पीएसी के जो जवान हैं, यहाँ देखिए कैसे दोनों तरफ से जो है एक पाथ बना दिया, रास्ता बना दिया है। इसी में से राम भक्तों को सलीके से अंदर जो राम मंदिर का कॉरिडोर है वहां जाना है। रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले राम भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सीएम योगी के निर्देश पर बड़े बड़े अफसरों की टीम अयोध्या में तैनात। उन्होंने कहा राम भक्त हैं भाई, इनको भी इस तरह से आपको पूरा सिस्टम बनाना है और बड़े अधिकारियों को भेजा। आप देखिए पीछे बड़े अधिकारी खड़े नजर आ रहे हैं। मंदिर में दर्शन के सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद और डीजी लॉ एंड ऑर्डर अयोध्या में मौजूद। देखिए दोनों दिख रहे हैं वहां। ये दोनों अफसर राम मंदिर के अंदर एक एक इंतजाम खुद देख रहे हैं। सुनिए सीएम योगी के आदेश के बाद राम भक्तों के लिए किए गए इंतजामों पर यूपी सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद क्या कह रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे। इतनी बड़ी संख्या थी कि बहुत सारे लोगों को जो है थोड़ा सा दर्शन में थोड़ा समय लगा था, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अयोध्या कल आए थे। सभी अधिकारियों, ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई और एक रणनीति बनाई गई कि इसको कैसे इस जो है क्यू जो है उससे कैसे निजात पाया जाए। तो वो उसके लिए व्यवस्था की गई। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, 4 रोड बनाए गए हैं, पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर चालू कराया गया है। तो उन सब की बदौलत जो है, उन सब की बदौलत यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं कोई जाम नहीं है और कहीं किसी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो रही है। आने वाले दिनों में भी रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भी सीएम योगी ने फूल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत फिलहाल लखनऊ से अयोध्या जाने वाली बसेस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी कि भाई अभी इतना जितने लोग आए हैं इनको दर्शन करने दो, अभी पीछे से और क्राउड आएगा, कैसे मैनेज हो। जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक किया उनके पैसे भी रिफंड किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 8000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। पूरे अयोध्या शहर में अलग अलग जगहों पर नजर रखने के लिए 8 मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर लगा दिए गए। सीएम योगी के एक्शन का असर भी आज राम मंदिर परिसर में साफ नजर आया। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए कम श्रद्धालु पहुंचे। रामलला के दर्शन के लिए आज भी दिन भर राम भक्तों का सैलाब उमड़ा। अयोध्या के रामपथ पर सुबह 3 बजे से भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। ये सुबह 3 बजे देखिए बॉस। और मैंने आपको बताया कि कल मुझे बुखार हो गया था, वहां पे इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है। 3 बजे से लोग देखिए कैसे ढक पोत के खड़े हो। आज भी राम मंदिर ट्रस्ट ने उम्मीद जताई कि रात के मंदिर बंद होने से पहले 5 लाख भक्त रामलला के दर्शन कर लें। लेकिन आज रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ बेकाबू नहीं हुई, बल्कि दर्शन के लिए लंबी कतार नजर आई। इंतजाम ऐसे थे कि राम भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन के लिए कोई परेशानी नहीं। रामलला के दर्शन करके लौटे लोगों ने राम मंदिर में किए गए इंतजामों के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार भी जताया। सुनिए पब्लिक क्या बोल रही है। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे व्यवस्था है यहाँ पे और मन प्रसन्न हो गया। मोदी जी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। क्या बहुत अच्छा लगता है। कैसा अनुभव रहा, कैसा लगा? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। हमें लग रहा है हम त्रेता युग में आ गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया बनाया है। मोदी जी जय हो, मोदी जी की जय हो। ठीक है, हर हर जय श्री राम, जय
यानी सीएम योगी ने फिर साबित कि उनकी मैनेजमेंट क्षमता, कुछ करना है तो करना है वाला हिसाब, कैसे 24 घंटे में पूरा सिस्टम सुधार दिया उन्होंने राम मंदिर को लेकर। लेकिन पाठशाला में के बाद रामलला की 2 और नई मूर्तियां कहां से आ गई? राम मंदिर में भक्तों के बीच अचानक वानर कैसे आया रामलला को देखने के लिए? और 101 किलो सोना राम मंदिर के भक्तों से मिले दान का चैप्टर। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक 11 लाख से भी ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। 2 दिन में 11 लाख से ज्यादा। लेकिन इसी बीच रामलला की 2 और नई मूर्तियों की तस्वीरें आ गई। ये मूर्तियां भी राम मंदिर में ही लगाई जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें दूसरी मूर्ति सफेद संगमरमर से बनी है, जबकि तीसरी मूर्ति भी रामलला की प्रतिमा के रंग यानी श्यामल रंग की। यानी रामलला की जो 3 मूर्तियां थीं, उनमें से एक प्राण प्रतिष्ठा हो गई और बाकी की जो 2 मूर्तियां हैं वो भी आपको दिखा रहा हूं। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर के लिए भगवान राम की 3 मूर्तियां बनवाई। ये तीनों मूर्तियां अलग अलग पत्थरों से अलग अलग कारीगरों ने तैयार की थी। आखिर में मंदिर ट्रस्ट ने कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई रामलला की प्रतिमा को गर्भगृह के लिए चुना था। तो 3 मूर्तियां और उनमें से जो 2 थीं वो अब आपके सामने है। एक ये और एक सफेद वाली मूर्ति, और एक तो प्राण प्रतिष्ठा हो ही गई। सफेद रंग की रामलला की मूर्ति को राजस्थान के प्रसिद्ध सफेद मकराना मार्बल से तैयार किया गया। इस मूर्ति में ऊपरी हिस्से में सूर्य, चक्र और शंख की आकृति बनाई गई है। इसमें भी रामलला धनुष बाण धारण किए हुए। मूर्ति के चारों तरफ भगवान विष्णु के दशावतारों को दिखाया गया है। मूर्ति के निचले हिस्से में भगवान राम के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ हनुमान जी भी विराजित। इसी तरह रामलला की जो तीसरी मूर्ति है वो श्यामला रंग के पत्थर से तैयार की गई। इस मूर्ति के भी दोनों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। नीचे वाले हिस्से में हनुमान और गरुड़ को दिखाया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि भगवान राम की ये दोनों नई मूर्तियों को अयोध्या के राम मंदिर के अलग अलग फ्लोर पर स्थापित किया जा सकता है। इन दोनों मूर्तियों में भी मुख्य मूर्ति की तरह भगवान राम के 5 साल के बाल स्वरूप को ही दर्शाया गया। दोनों प्रतिमाओं में कमल आसन पर भगवान को विराजित करके दिखाया गया। सफेद संगमरमर से तैयार मूर्ति को राजस्थान के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने बनाया। इसके अलावा श्याम वर्ण की मूर्ति को कर्नाटक के मूर्तिकार गणेश भट्ट ने तैयार किया। इन दोनों मूर्तियों की ऊंचाई मुख्य प्रतिमा के बराबर यानी 51 इंच थी। यानी ये 3 मूर्तियां थीं और उनमें से एक मूर्ति जो फाइनली सेलेक्ट हुई वो अभी प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो गई है। और ये जो बाकी 2 मूर्तियां हैं ये भी साथ में ही बनाई गई। स्केच से रामलला की मूर्ति बनने तक की 1 साल की बहुत दिलचस्प कहानी भी है। ये मूर्तियां ऐसे ही नहीं बनी। दरअसल फरवरी 2023 में देश भर के 82 मशहूर चित्रकारों से 5 साल के रामलला का स्केच मंगवाया। अप्रैल 2023 में इनमें से 3 चित्रकारों के स्केच पर बातचीत के लिए तीनों को दिल्ली बुलाया गया। इनमें से डॉक्टर विश्वकर्मा के स्केच को सेलेक्ट किया गया और उनसे मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने लंबी बातचीत, यानी मतलब पहले पेंटर से कहा गया, चित्रकारों से कि आप लोग सोचिए कि रामलला 5 साल में कैसे दिखते हो। तो 82 लोगों ने बनाया, उनमें से कुछ को बुलाया गया और फिर चित्रकार को 3 मूर्तिकारों के साथ बैठाया गया। जो फाइनली फोटो सेलेक्ट हुई उसको लेके 3 मूर्तिकारों के साथ बैठा गया जिन्हें रामलला की मूर्ति तैयार करने के लिए चुना गया था। 3 मूर्तिकार और 1 चित्रकार, चारों लोगों ने बैठकर रामलला के भाव, उनके परिमाप, दूसरी बातों पर लंबी चर्चा की। बीच बीच में ट्रस्ट के वरिष्ठ लोगों के निर्देश के मुताबिक रामलला के चित्र में आवश्यक बदलाव भी किए गए। जैसे शुरुआती स्केच में रामलला के हाथ कुछ छोटे थे, उन्हें बड़ा किया क्योंकि भगवान राम अजानुबाहु यानी घुटनों तक लंबे हाथों वाले थे। चित्र में सबसे जरूरी था रामलला के भाव को प्रकट करना और 5 वर्ष के बालक में भगवान राम का देवत्व समेटना। इसके लिए तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया गया, जिसके बाद फाइनल स्केच बना। इसके आधार पर मूर्ति बनी। मतलब ऐसा नहीं है कि मूर्ति दे दी गई, बोला कि आप लोग अपना अपना बनाइए। एक फाइनल फोटो दी गई कि ऐसे रामलला की मूर्ति बननी है। और फिर ये तीनों मूर्तियां जो अब आप देख रहे हैं, बीच में वो मूर्ति है रामलला की जो अभी मंदिर में है और बाकी 2 साथ में बनी। तो वो तीनों उस फोटो से बनी। चित्र को लेकर गोपनीयता ऐसी रखी गई कि पत्नी, बच्चे, माता पिता, परिवार सबसे ये फोटो छुपा के रखी गई। पूरे देश में राम मंदिर को लेकर एक गजब उत्साह और खुशी का माहौल।
22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 11 लाख से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन कर लिए हैं। 23 जनवरी को राम मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन इस दौरान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त रामलला के दर्शन करने पहुंच गए। मंदिर प्रशासन के मुताबिक 23 जनवरी की शाम को एक वानर गर्भगृह तक पहुंच गया और रामलला के दर्शन करके वापस लौट गया। मंगलवार को शाम करीब 5:50 पर एक वानर दक्षिणी द्वार से मंदिर में प्रवेश कर गया और बरामदे से होता हुआ गर्भगृह में पहुंच गया। यहां वानर रामलला की पुरानी उत्सव मूर्ति के पास बैठ गया। पास में तैनात सुरक्षाकर्मी मूर्ति की सुरक्षा को लेकर वानर की तरफ दौड़े। उन्हें लगा कि कहीं यह वानर रामलला की मूर्ति को गिरा ना दे, लेकिन वानर ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो शांति से पीछे हट गए। इसके बाद बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ये वानर भक्तों की भीड़ से गुजरते हुए पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। जिन लोगों ने इस घटना को देखा उन्हें यह किसी दैवीय आशीर्वाद जैसा लगा। वहां मौजूद लोगों का मानना था कि स्वयं भगवान हनुमान रामलला के दर्शन करने आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब कोई वानर रामलला के दर्शन के लिए गर्भगृह में पहुंचा। रामलला की प्रतिमा तैयार करने वाले अरुण योगीराज का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले रोजाना एक वानर गर्भगृह में आता था और दर्शन करके वापस चला जाता था और ऐसा कई दिनों तक लगातार चला। अरुण योगीराज के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा से पहले रोज शाम को 4-5 बजे एक वानर गर्भगृह के अंदर आता था और कुछ देर रामलला की प्रतिमा को देखकर वापस लौट जाता था। एक दिन सर्दी ज्यादा होने की वजह से गर्भगृह के बाकी बचे खुले हिस्से को पर्दों से ढक दिया गया। इस दौरान जब वानर आया तो उसे बाहर से रामलला के दर्शन नहीं हुए, तो उसने गर्भगृह के कपाट को जोर से धक्का देकर खोल दिया और रामलला के दर्शन करके बाहर चला गया। अयोध्या के भव्य राम मंदिर को लेकर हर राम भक्त का अपना अपना योगदान रहा है। अब आपको राम मंदिर के ऐसे दानवीर से मिलवाता हूं जिसने अब तक का सबसे बड़ा दान रामलला के लिए किया। आमतौर पर लोगों को लगता है कि देश में अडानी, अंबानी और टाटा बिरला से अमीर आदमी कौन ही होगा, लेकिन राम मंदिर को जिसने सबसे बड़ा दान दिया वो इनसे कोई भी कम नहीं है और इनमें से है भी नहीं। राम मंदिर को सबसे बड़ा दान गुजरात के हीरा व्यापारी दिलीप कुमार लाखी ने दिया। इनका सूरत और मुंबई में डायमंड का बहुत बड़ा व्यापार है। दिलीप लाखी ने राम मंदिर के लिए 101 किलो गोल्ड दान दिया है। 101 किलो सोना, आप सोचिए उसकी क्या कीमत हो। तो ये राम भक्तों का स्नेह है, ये राम भक्तों का प्यार है। जिसको जो मन में आ रहा है, जो कर सकता है वो कर रहा है। एक छोटा सा पाठशाला में अब किस्सा अनसुना। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह ने अपनी किताब कितना राज कितना काज में लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर से जुड़ा एक किस्सा उसमें जिक्र किया है। 80 के दशक में कर्पूरी ठाकुर बिहार में विपक्ष के नेता थे। तब विधानसभा के तत्कालीन उपसभापति शिवनंदन पासवान ने विधायक रहे लालू यादव से कहा कि कर्पूरी ठाकुर को घर तक छोड़ दो, लेकिन लालू यादव ने मना कर दिया और यह कहा कि उनकी जीप में पेट्रोल नहीं। लालू यादव ने उल्टा यह सवाल पूछ लिया कि 2 बार के सीएम रह चुके कर्पूरी ठाकुर अपने लिए कार क्यों नहीं ले लेते। ये इस किताब में जिक्र है। और अब आगे बढ़ने से पहले